एट वाइटो कैपिटल कितना पैसा मैनेज कर रहे हो? 80,000 करोड़ के ऊपर है। वाओ, लाइक इट्स ऑलमोस्ट व्हाट $10 billion. When do you think Sensex will touch 1,50,000? भी 2000 में सेंसेक्स शुड क्रॉस 1.5 लाख। का ऑप्को फिनको फ्रेमवर्क बना कैसे और इसको यूज़ कैसे करते हो आप कंपनीज को इवैल्यूएट करने के लिए? असली कमाई है वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल के ऊपर की जो कमाई है वही असली कमाई है, बाकी तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। और अगर कोई एक यंग रिटेल इन्वेस्टर है, व्हाट वुड यू एडवाइस कि असेट एलोकेशन क्या होना चाहिए? तो समवन में फील अनकंफर्टेबल इन्वेस्टिंग, क्योंकि रात को नींद आना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 100% इन्वेस्ट करके आपको नींद नहीं आ रही रात को कंफर्टेबल बिकॉज ऑफ वॉलेटिलिटी, तो उसको रिड्यूस कर दो। मेरा तो वैसे पूरा स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स में है, बट स्टॉक्स में जब होता है तो आई डोंट नो व्हाई आई लाइक टू टेक अ लॉट ऑफ रिस्क। मैं तो सिर्फ स्मॉल कैप और मिड कैप में ही डालता हूँ मेजर। प्रशांत सर, वेलकम टू कॉन्वर्सेशन विद कुशल। कैसे हो आप? डूइंग गुड, थैंक यू कुशल, थैंक्स फॉर हैविंग मी हियर। ऑसम। सो अभी एट वाइटो कैपिटल अभी आप टोटल कितना पैसा मैनेज कर रहे हो? सो ग्लोबली अगर आप देखो, डोमेस्टिक क्लाइंट्स और ऑफशोर सब मिला के, एंड वी हैव इंडिया स्ट्रैटेजी एज वेल एज अ ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट स्ट्रैटेजी वेयर वी इन्वेस्ट मैक्सिको से कोरिया, साउथ कोरिया के बीच करीबन 25 कंट्रीज में इन्वेस्ट करते हैं। तो सब मिला के 80,000 करोड़ के ऊपर है। मेनली इंडिया सबसे बड़ा पीस है। तो 1985 ने आपने बताया कि 100% सेंसेक्स ग्रो हुआ था, मतलब डबल हो गया था। यस। एंड उसमें आपको याद है कि लाइक फर्स्ट पैसा जो है आपका, आपने वो कौन से स्टॉक में डाला था एंड उसका क्या रिटर्न आया सो था? देखिए, सबसे पहले जो 85 में है वो तो पिताजी का और दादाजी का जो पोर्टफोलियो था वो मुझे पता था क्या है उनके पास। वो सब तभी प्रिंटेड सर्टिफिकेट होते थे, वो मोटी मोटी फाइल्स होती थी सर्टिफिकेट्स की, तो वो पूरी मैं देखते रहता था क्या है, जिचा उसको जिचाना करना सब मुझे करने देते थे। पर ऑब्वियसली 13-14 साल की उम्र में हालांकि दादाजी हमेशा एनकरेज करते थे शेयर बाजार का, डैड हमेशा अगेंस्ट थे पिताजी। ये पिताजी के मन में ऐसे बैठा हुआ था कि ये अनपढ़ लोगों के काम की चीज़ है शेयर बाजार, क्योंकि वो एक्चुअली वो कॉलेज ड्रॉप आउट थे। बोले शेयर बाजार तो कोई भी कर लेता है, तू पढ़ लिख के कुछ कर, इसमें मत टाइम स्पेंड कर। तो तभी आईपीओस का अलॉटमेंट मिलना काफ़ी इजी था रिटेल इन्वेस्टर्स को। बेटर था आज की तारीख से। अभी तो काफ़ी डिफिकल्ट अभी हो बहुत गया है। डिफिकल्ट हो गया। पहले क्या था, आप सभी लोग करते थे, यानी हमारे 5 जन की फैमिली थी, बट 50 एप्लीकेशन कर देते थे। यानी अलग अलग बैंकों में अकाउंट है तो बैंक के अकाउंट के हिसाब से आप कर दो। अभी एक नाम हो गया मेरा, समझो प्रशांत खेमका, एक हो गया प्रशांत कुमार खेमका, एक हो गया प्रशांत राजेंद्र खेमका, एक हो गया खेमका प्रशांत राजेंद्र। तो ये सब अलग अलग नाम से बैंकों के अकाउंट पिताजी खुलवा रखे थे, और वो अलग अलग नाम से, और बच्चों के नाम पे भी कर देते, न्यू बॉर्न के नाम पे भी तभी एप्लीकेशन करते थे। गॉट इट। तो अगर आप 50 एप्लीकेशन करो रेदर देन 50 एप्लीकेशन आप 500 रुपए की करो, तो समझो 25,000 रुपये आपने रोका, तो आपका एलोकेशन वुड बी लॉट हायर देन एक एप्लीकेशन आप 25,000 की करो। तो वो अलॉटमेंट स्टेटस जो तभी न्यूज़पेपर में पब्लिश होता था, वो एक हर एक लेवल पे, यानी 100 की एप्लीकेशन तभी मल्टीपल्स ऑफ 100 में ऐसा करना पड़ता था। तो 100 की अप्लाई की तो कितने शेयर्स मिले, 200 की अप्लाई करी उसको कितने शेयर मिले, 300 की करी उसको कितने मिले, ऐसे। तो 100 का रेशियो सबसे प्रेफरेंशियल होता था। गॉट इट। और इसके बाद मैंने आपके एक इंटरव्यू में सुना था कि आपने फिर हर्षद मेहता बुल रन जो 1992 का समय था, उसमें आपने 1 लाख रुपीज़ जो है डाले थे एंड देन बहुत लॉस हुआ था। तो वो टाइम एग्जैक्टली क्या हुआ था? हाँ जी, वो पूरा मोरलेस वाइप आउट की तरह हो गया था। एक तो क्या था, वो उधार का पैसा, तो मैंने घर पे सबसे उधार ले रखी थी तभी। दादाजी, सिर्फ पिताजी मुझे नहीं देते थे उधार, बट दादाजी, बुआ जी, चाचा जी, मामा जी, मम्मी, सबसे उधार लेके, उनको ये नहीं कहता था मुझे पैसे चाहिए, मैं कहता था मेरे दोस्त के फादर को चाहिए, और दोस्त को आगे कर देता था। और इंटरेस्ट रेट इतना हाई दे देता था, 3% पर मंथ और सो। इतनी अक्ल तो थी नहीं, लगता था मार्केट में तो डबल हर साल कर सकते हैं। तो कि उन लोग ज़्यादा पूछताछ नहीं करते थे फिर, कि ठीक है, उनको पता भी हो कि प्रशांत ही ले रहा है। बट फिर आपने, आपका माइंडसेट क्या था फिर? आपने वो रीपे नहीं कर पाए एंड क्या हुआ फिर नहीं, उसके वो बाद? तो देखिए, फंड मैनेजमेंट इट्स नॉट अ प्रिंसिपल पोजीशन, इट्स एजेंसी। तो मेरे दोस्त लोग तो सब ऑब्वियसली, उन लोग तो बाप से, तीनों जन फैमिली मेम्बर से ही लिए थे। मुझे आखिरकार मेरे पिताजी ने बेल आउट किया। तो पिताजी ने जिसके भी पैसे देने थे, पहले तो कई टाइम में उधार लेके ही उधार का ब्याज चुकाते रहा, बट अल्टीमेटली पिताजी हैड टू स्टेप इन एंड गिव द मनी टू whomsoever। सब फैमिली में ही लिए हुए थे, जैसे मैंने कहा, दादाजी से लिए हुए थे, बुआ जी से लिए हुए थे, तो वो डैड से ही पैसे लेके उन सबको दिए फिर।
तो मेरे डैड का भी ऐसा ही कुछ स्टोरी था जब उन्होंने इन्वेस्ट करना शुरू किया था, बट ही मेड लाइक अ वेरी बिग लॉस इन द स्टॉक मार्केट्स, एंड आफ्टर दैट उनके बाद से उन्होंने डिसाइड किया कि शेयर बाज़ार उनके लिए नहीं बना है। आपकी लाइफ में जब ये इंसिडेंट हुआ भी, लाइक एकदम 3 lakhs ऑलमोस्ट वो वाइप आउट हो गए, तो फिर भी आपने कंटिन्यू कैसे किया, एंड देन आपने सक्सेस कब देखी स्टॉक मार्केट्स में? नो सर्टनली। सो देखो, बड़े लॉसेस, हर तेजी में बहुत बड़ा प्रॉफिट भी होता है और हर मंदी में बहुत बड़ा लॉस भी होता है। 92 में तो पूरा का पूरा ही समझिए उधार था पैसा, कुछ 5, 7, 10, 20 हज़ार अपना खुद का होगा, क्योंकि मेरे पिताजी ने मेरे को टाटा केमिकल्स 12th स्टैंडर्ड में टाटा केमिकल्स के 100 शेयर दिए थे, जो 12,000 रुपये का तभी वैल्यू थी, क्योंकि मेरे गवर्नमेंट कॉलेज में सरदार पटेल में एडमिशन मिल गया था इंजीनियरिंग का, मेरे दोस्त को प्राइवेट कॉलेज में जाना पड़ा था, तो जो फ़ी डिफरेंस था उसका कुछ रेशियो लेके पिताजी ने वो 12,000 के वो दिए थे, तो उस वो पैसा था और थोड़ा बहुत और था, बाकी काफ़ी, क्योंकि वो 3 लाख रुपए को भी हमने लेवरेज कर रखा था, ऐसे नहीं कि ये उधार पे और उधार ले रखा था हमने। तो जो एक्विटी थी हमारी बहुत कम थी, कुछ सिंगल डिजिट % होगी, तो वो तो तभी वाइप आउट हो गई। फिर ओवर टाइम ऑब्वियसली थोड़ा बहुत काम भी किया, उसका कुछ पैसा आया, पॉकेट मनी भी मिलता था घर से, एंड वो हमेशा लगाते रहा जो भी पैसा था, एंड उधारी भी लेना चालू ही रहा वापस से। 2000 की तेजी में भी दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई became a millionaire, dollar millionaire and rupee crorepati, if you will. But again was quite heavily indebted at that time, जो कि 2000 के क्रैश में again didn't get wiped out but was massive loss because of leverage. फिर leverage बंद कर दिया। लेवरेज बंद कर दिया मतलब उधार लेना बंद कर दिया? हाँ, उधार लेना बंद कर दिया। एंड देन इट वाज मोर, जितनी अपनी एक्विटी है उतना इन्वेस्ट करो, एंड दैट वाज अ लेसन लर्नड आफ्टर मेकिंग मिस्टेक्स ट्वाइस इन 92 एंड इन 2000, क्योंकि पैसा ही नहीं, अदरवाइज आप हाउ वुड यू इन्वेस्ट। मैं वाइटो कैपिटल के वेबसाइट पे भी स्टडी कर रहा था थोड़ा, एंड वहाँ पर मैंने आपका एक इंटरेस्टिंग फ्रेमवर्क देखा ऑफ इवैल्यूएटिंग बिजनेसेस एंड कंपनीज विच यू पॉपुलरली कॉल्ड एज द ऑप्को फिनको फ्रेमवर्क। तो एकदम आसान सी भाषा में समझाओगे ऑडियंस को कि क्या आपका ये ऑप्को फिनको फ्रेमवर्क बना कैसे, और इसको यूज़ कैसे करते हो आप कंपनीज को इवैल्यूएट करने के लिए? सर्टनली। सो देखिए, ओरिजिन्स पे जाऊँ मैं फिर से, तो फैमिली रिलेटेड है। एज सेड कि हमारा एक दुकान थी हमारी, जहाँ पे दादाजी, पिताजी और मैं तीनों, कई टाइम जब हाई सीज़न होता था, गर्मियों का सीज़न था, ऑल थ्री वुड बी देयर एंड ऑल। एंड बगल में बहुत पॉपुलर मार्केट है अंधेरी में, नाडको मार्केट, वहाँ पे स्टोर थी। तो कई जनों को देखा था, वो वहाँ पे जो अड़ोस पड़ोस की दुकानें थी, वो 1 से 2, 2 से 3 दुकान कर लेते थे उन लोग। हमारी एक दुकान थी, तो मैं भी डैड को और दादाजी को बोलता था अपनी भी बढ़ाइए, बाजू वाली दुकान खरीद के अपने एक्सपैंड करते हैं। तो मुझे उन लोग बताते उस वक्त का समझो, दिस इज़ प्रॉब्ली लेट 80s अर्ली 90s के टाइम पे, तभी भी दुकान की कीमत अभी मुझे प्रिसाइसली याद नहीं है, बट समझो कि 10 लाख रुपए की दुकान आएगी, 10 लाख रुपए का उसमें अपने को सामान भरना पड़ेगा, वर्किंग कैपिटल जैसे, तो 20 लाख की लागत होगी अपनी। अब 20 लाख पे उस वक्त, यानी कम्युनिटी में, मारवाड़ी कम्युनिटी, कच्ची कम्युनिटी में शायद कम होता था, बट हमारे यहाँ 2% महीने का ब्याज का सिस्टम चलता था विद इन कम्युनिटी। यू कैन लैंड एट 2, यू कैन बोरो एट 2 प्रीटी मच, या। तो इवन दो दादाजी और डैड माइट हैव लेंट एट 2%, वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो 2% हो गई, साल की मोटी मोटी 25% हो गई, तो 20 लाख पे 25%, यानी 5 लाख रुपया हो गया अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो कहते थे मुझे, तू ऐसा कोई बता बिजनेस प्लान जो दुकान एक्सपैंड करके बाजू की दुकान लेके 5 लाख से ज़्यादा अपने कमा सके, तो विल कंसिडर। इसका क्या मतलब है, डीम्ड कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर वर्किंग कैपिटल एंड प्लांट एंड मशीनरी? सो जैसे कि फिर से मैं अगर दुकान का ही एग्जांपल लूँ, तो वो अगर पिताजी के पास मूड़ी थी तो 10 लाख की दुकान खरीद लेते और 10 लाख की मूड़ी डाल के वर्किंग कैपिटल भी खरीद लेते। तो ऐसे तो कुछ कॉस्ट लगता नहीं उन पर, क्योंकि दुकान भी घर के पैसे से खरीदी और वर्किंग कैपिटल भी, सामान भी घर के पैसे से खरीदा, तो ऐसे कोई कॉस्ट नहीं है डायरेक्टली। बट डीम्ड कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज कि वो 10 लाख पे आप 2.5 लाख पकड़िए, 25% एज अ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, डीम्ड कॉस्ट, और वर्किंग कैपिटल भी 2.5 लाख पकड़िए आप। इसमें दुकान इज एन अप्रिशिएटिंग एसेट, तो आप उस पर डिप्रिसिएशन नहीं लगाते हो। सही मायने में तो एक अप्रिसिएशन का बेनिफिट देना चाहिए, बट वो उतना तभी नहीं, पिताजी वो ऊपर का पैसा पकड़ते थे पिताजी। तो इसमें अगर आप कोई फैक्ट्री लगा रहे, तो फैक्ट्री में तो ऑब्वियसली डिप्रिसिएशन भी होगा। इट्स लाइक अ कार, अगर आप कार खरीदते हो तो एक लीज पेमेंट होता है,
जिसमें फाइनेंसिंग कॉस्ट प्लस एक एमोटाइजेशन अमाउंट भी होता है। तो अगर कोई कंपनी यहाँ पे हम इवेल्युएट कर रहे हैं जिनकी फैक्ट्री है, तो वो लीज अमाउंट इक्विवेलेंट, जिसमें फिनको बाय डिज़ाइन वुड बी स्ट्रक्चर्ड टू अर्न ओनली कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अगर आज 11% पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, तो ऐसे डीम्ड कॉस्ट ऑफ पेमेंट रखेंगे फ्रॉम ऑपको टू फिनको कि फिनको अर्न्स 11% पोस्ट टैक्स रिटर्न। So by design, Finco earns cost of capital. Return on capital equals cost of capital. So by first principles, growth becomes immaterial. चाहे 50% ग्रो करो या 5% ग्रो करो, इसका वैल्यू इज वन टाइम इन्वेस्टेड कैपिटल बिकॉज यू आर अर्निंग ओनली कॉस्ट ऑफ कैपिटल। नो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। जस्ट इसमें एक सवाल मेरा है, तो आप जब बोल रहे हो कि प्राइस टू एक्सेस ROIC मल्टीपल जो कंप्यूट करना होता है, जैसे ये एग्जांपल में आपने बोला कि 50 का प्राइस टू एक्सेस ROIC मल्टीपल है, इसमें 40,000 करोड़ आपने न्यूमरेटर में लिया एंड डिनोमिनेटर में 800 करोड़ का एक्सेस कैश था। हाँ, तो इसमें बस एक डाउट ये कि 40 अभी सपोज एक कोई रिटेल इन्वेस्टर है, उसके सामने एनुअल रिपोर्ट्स, बैलेंस शीट्स और वो सब है, तो ये 40,000 करोड़ का जो प्राइस है, ये तो मतलब ये अभी मार्केट कैप उसको दिख जाएगा, तो ये 40,000 करोड़ का जो गैप है, जैसे 50,000 करोड़ इज द मार्केट कैप, तो आपने 10,000 क्या सब्ट्रैक्ट किया था उसमें से? सो उसमें देखिए, अगर आपको रफ कैलकुलेशन सिर्फ करना है, एकदम डिटेल में नहीं करना है, तो आप क्या कर सकते हो, जो नेट ब्लॉक है कंपनी का और नेट वर्किंग कैपिटल है, आप उसको ऐड कर लो। तो वो इस केस में 10,000 होना चाहिए। ओके, हो सकता है कि एकदम प्रिसाइज नहीं करो तो कभी वो 8,000 हो, कभी 12,000 हो, क्योंकि कई एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं। बट मोटा मोटा रफ कैलकुलेशन करना है, जो कई सालों तक पहले मैं रफ कैलकुलेशन ही करता था, बाद में इसको फॉर्मलाइज किया, तो 10,000 करोड़ वो हो गया, तो 40,000 करोड़ आपको ऑपको का वैल्यू मिल गया। अब वैसे ही एक्सेस ROIC कैश फ्लो कैलकुलेट करने के लिए भी आप एक रफ कैलकुलेशन कर सकते हो। ईबिट डालो, उसमें आप देख लो कि नेट वर्किंग कैपिटल कितना है और वर्किंग कैपिटल कितना है, जो पहले के लिए आपने वैसे ही कर लिया वो एक्सेस। उस पर एक तो पहले आप 11% नेट ऑफ, अगर 11% डिस्काउंट रेट है तो उसको प्री टैक्स करने के लिए वो 1/1 माइनस टैक्स रेट जो होता है वो करके आपको पता चलेगा कि अगर 25-27% कुछ आप टैक्स रेट लो प्लस CSR, तो वो 11% विल कन्वर्ट इनटू 15-16% समथिंग। करेक्ट। बट 11% कहाँ से आया? दिस इज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल वी टेक जनरली बिकॉज दैट आई बिलीव इज द रिटर्न एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द मार्केट और द बेंचमार्क और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन द मार्केट। सो वी जनरली टेक 11% Okay. in post tax. Do you also have some thesis on let's say leverage or investing in companies that take a lot of debt? Debt equity ratio को कितना weightage देते हो आप? See, debt I think of as a symptom. It is not the root cause. So we don't have generally. Basically, the team believes in the first principle of valuation or the most fundamental principle of valuation, which is that value of any business is present value of future cash flows. ये जो आपको फिनको फ्रेमवर्क जो आपने डिस्कस किया, इट इज़ अ एनहांसमेंट ऑफ दैट फर्स्ट प्रिंसिपल विच इज़ अ DCF लिंक। वैल्यू ऑफ एनी बिजनेस इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज। बाकी एवरीथिंग एल्स दैट यू यूज आर थंब रूल्स ऑफ दैट। अगर किसी भी कंपनी का डेट या एक्विटी डाइल्यूशन, व्हेन वुड बी अ ग्रेट थिंग टू डू फॉर अ कंपनी and when would be a bad business model, represent a bad business model, ये अपने देखते हैं। तो अगर आपका growth is higher than your ROE, then you have to either raise debt or dilute equity to raise more capital. Basically, you need more capital if your growth year after year, not any one given year, if your growth year after year is higher than ROE. Now, you know many businesses in the market, financial companies as well as non-financial companies. By the way, all financial companies are leverage companies, right? बैलेंस शीट में डेट होता ही है फाइनेंस कंपनी de facto जो lending companies है। Yes. तो अगर unless you make because many of these people make an exception, ठीक है, financial companies के लिए डेट चलेगा, yeah, but if think about it, अगर financial company के लिए डेट, किसी एक बिजनेस में डेट is okay, then maybe it is okay in other businesses also. We just have to understand the root logic behind why debt is good or bad. So, अगर financial companies में debt is okay, and there are some financial companies you would know, some very large, others small, where return on equity से growth has been higher for very long. अगर आपको समझो कि return on equity 20% है आपके, so invest किया आपने 100 रुपया, और समझो बैंकिंग ही लेते हैं अपने, तो 100 करोड़ का आपकी मूड़ी है,
और 20 करोड़ का आपका नेट प्रॉफिट है, तो 20% ROE हो गया। अब समझिए कि आपको 30 करोड़ लोन करना है, यानी ग्रोथ हो गया 100 का 130, राइट। एक सेकंड के लिए इसमें ज़ीरो डेट पकड़िए आप, तो आपकी इनकम तो सिर्फ 20 करोड़ आई है, आप 30 करोड़ 20 करोड़ ही आप लैंड कर सकते हो नेक्स्ट ईयर, तो 100 का सिर्फ 120 तक जा सकते हो। तो 130 जाना है अगर आपको, तो 10 करोड़ कहीं और से आपको लोन लेना पड़ेगा फ्रॉम अदर बैंक्स और डिपॉजिटर्स, या एक्विटी डाइल्यूट करनी पड़ेगी, राइट। तो आप 10 करोड़ का समझिए लोन लेते हो और अभी 120 आपका नेटवर्थ हो गया, टोटल आपका एसेट बेस हो गया 130। करेक्ट। अभी नेक्स्ट ईयर फिर से आपका समझो कि 40% ग्रोथ है, तो 13 पे 40 यानी 180 करोड़ की बुक करनी है। करेक्ट। पर आपका इनकम तो सिर्फ 20% है, ROE 20% और 120 जो नेटवर्थ है, तो 24 ही एडिशनल आया। करेक्ट। तो आप ऑर्गेनिकली तो सिर्फ 144 कर सकते हो, करेक्ट। आपको 180 करना है तो 36 करोड़ और लोन लेना पड़ेगा, राइट। तो आपका लोन ऐसे बढ़ता जाएगा। देन इट विल बी डेट वर्थ टेकिंग एट दिस टाइम। सो ऑब्वियसली न्यू एज बिजनेस दे डोंट टेक डेट, दे डाइल्यूट एक्विटी, इज बेसिकली रेजिंग कैपिटल because growth is higher than return on equity. And if a business has ROE which is more than the cost of capital and the growth is also higher than both these numbers, so do you have like a number कि okay debt to equity ratio इंडस्ट्री के हिसाब से अगर 5x है तो ये कंपनी का भी अगर 5x है उससे नीचे होगा तो ही इन्वेस्ट करोगे? See, नीचे होना जरूरी नहीं है, but yes there is a certain prudent number for each industry के केस में। जैसे बैंक्स में leverage is 8 to 10 times, okay, debt to equity ratio, debt to equity जो है। NBFCs में डिपेंड्स ऑन व्हाट काइंड ऑफ NBFC। अगर हाउसिंग फाइनेंस है तो वहाँ पे बिकॉज द एसेट इज सो सिक्योर एंड इट्स सिक्योर्ड लेंडिंग एंड वन ऑफ द हाइएस्ट क्वालिटी एसेट्स, सो द डेट टू एक्विटी रेशियो कैन बी हायर। इफ यू आर डूइंग अनसिक्योर्ड assets, credit cards or other forms of personal loans and all, then what is a prudent level of debt to equity would be lower. right? Similarly, for utilities, there is a certain prudent level of debt to equity. In certain, like in new age companies, because the volatility of the operating environment is so high, that zero debt is desirable. So any extra capital that you need, you better do through equity raise, even at the cost of getting diluted in a business that you may seem to believe to have a lot of upside, but still debt may prove to be death knell for companies where the operating environment is highly volatile or cyclical or unpredictable, which is usually the case with new age companies, Right. where operating environment is not time tested, competitive environment is always evolving. आप समझो पावर जनरेट करते हो तो एट अ सर्टन प्राइस, ऑब्वियसली वहाँ पे भी वीव सीन ओवर द लास्ट 15-20 years it is far more uncertain business model than what was believed 15 years ago. Yeah, so wherever the business operationally is more unpredictable, there the debt would be the optimal level of debt would be lower. फेयर। न्यू एज बिजनेसेस की आपने बात की, तो न्यू एज जो स्टार्टअप्स भी जो लिस्ट हुए, जोमेटो, देन पेटीएम, देन नाइका, डू यू लाइक हैव लाइक सम थीसिस ऑन लेट्स से समथिंग लाइक अ जोमेटो लिमिटेड, और वुड यू बी लाइक कि नहीं ये तो नए नए स्टार्टअप से लिस्ट हुए, सो यू वुडंट वांट टू get into those businesses? So certainly I can't talk about individual companies, as you know, but we've always been open to every company by design or proactive. In fact, mistakes that I've made over the career investing decades are amongst the largest mistakes, or are those of mistakes of omission, where at different times I might have led myself to believe that a certain industry is not good, a certain segment of market is not investable, and kind of ignored them, written them off.